हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था एक्साइटेशन बी एक्साइटेशन ऑफ एटम। उसमें हमने कुछ स्पेक्ट्रम पढ़े थे जिसको हमने एमिशन स्पेक्ट्रम बोला था, जिसमें हम पढ़ चुके थे लाइमन और बामर सीरीज पढ़ चुके थे। उसके बाद पास्चन सीरीज की बारी आती है। बामर को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 एंड एन वन कितना होता है इसमें, जिसमें आता है 3 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है। तो उसका लास्ट स्टेज कौन सा होता है, 2 होता है। तो उस सीरीज को हम बामर सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला है 1/2 माइनस 1/n2। सिमिलरली पास्चन सीरीज सिमिलरली सिंपल सा है। पास्चन सीरीज में n1 कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से 1/λ पास्चन की बात करें इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, 5, 6 इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो 4 से 3 में जाएगा, 5 से 3 में जाएगा, 6 से 3 में जाएगा। ये पैटर्न रहता है हमारे पास। अगर हाइड्रोजन एटम हो तो Z की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। हीलियम में तो 2, लिथियम में तो 3। सिमिलरली हमें पता है तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट सीरीज चौथे नंबर पे ब्रैकेट सीरीज। तो हमारे पास इसमें n1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। n1 की वैल्यू 4 होगी। तो कहाँ से 5 से 4 आएगा, 6 से 4 आएगा, 7 से 4 आएगा। सिमिलरली इस तरह से चलता रहेगा। तो 1/λ इसका निकाल सकते हैं आर जेड स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और n2 की वैल्यू कितनी होगी, n2 इज इक्वल टू इससे 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 इस तरह से। ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद में पी फंड हो गया। फिफ्थ नंबर पे पी फंड सीरीज। इसमें n1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला पी फंड का बन जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर n2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा 6, 7, 8। तो 8 से फॉल करेगा 5 में, 7 से फॉल करेगा 5 में, 6 से फॉल करेगा 5 में। सिमिलर पैटर्न बनेगा। तो जो लैम्बडा आएगा हमारे पास वो उस स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज होगी, पी फंड सीरीज होगी। नोट करेंगे इसको। इसके बाद हम्फ्री सीरीज आती है 6 नंबर पे। नंबर पे हम्फ्री सीरीज आती है। तो हम्फ्री सीरीज में सिमिलर वे, इसमें n1 5 था तो इसमें n1 6 रहेगा। और हमारे पास लैम्बडा जो बन जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और n2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, 8, 9। सिमिलरली 9 से 6 में फॉल करेगा, 7 से 6 में फॉल करेगा, 8 से 6 में फॉल करेगा। तो जो लैम्बडा ऑब्टेन होगा वो कौन सी सीरीज का होगा, हम्फ्री सीरीज का होगा। इसका स्पेक्ट्रम किस तरह से बनाते हैं हम देखेंगे, इसको नोट करेंगे। अब इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम सिंपल सा, आपने केमिस्ट्री में बनाया भी होगा। जैसे ये n1 है, n2 है, n3, n4, n5, n6, n7। ये हमारे पास n1 है, n2 है,
N3 है, N4, N5, N6, N7, सिमिलरली लाइकवाइज चलता रहेगा N8। तो जो 1 में गिरे तो लाइमन सीरीज बनेगा। तो 2 से 1 में गिर सकता है, 3 से 1 में गिर सकता है, 4 से 1 में गिर सकता है, 5 से 1 में गिर सकता है, 6 से 1 में गिर सकता है, 7 से 1 में गिर सकता है और 8 से 1 में गिर सकता है। तो ये कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज होगी। लाइकवाइज लाइमन सीरीज। इसके बाद बामर में सेकंड में गिरेगा, तो थर्ड से सेकंड में गिरेगा, फोर्थ से सेकंड में गिरेगा, 5 से सेकंड में गिरेगा, 6 से सेकंड में गिरेगा, 7 से और 8 से। सिमिलरली इस तरह से चलेगा। ये बामर होगी। सिमिलरली पास्चन, ये पास्चन होगी। ये पास्चन होगी। ब्रैकेट में इस तरह से बना सकते हैं, ये इस तरह से, ये ब्रैकेट होगी। पी फंड में हमारे पास इस तरह से बना सकते हैं, पी फंड। और हमफ्री लाइकवाइज इस तरह से बना सकते हैं। और आता रहेगा। ये पी फंड हो गया और ये हमफ्री होगी, हमफ्री सीरीज होगी। तो ये सिंपल साइज स्पेक्ट्रम हमने इस तरह से बनाया। तो ये जो लाइमन सीरीज गिरती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में गिरती है, और ये बामर होती है ये विजिबल में होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बराबर होगी, के रेंज में होगी, विजिबल विबग्योर होगा उसमें। और पास्चन, ये बाकी सारी सीरीज है, ये इंफ्रारेड में गिरेगी, इंफ्रारेड रीजन में आएगी। तो ये याद रखना, ये अल्ट्रावायलेट में आता है, बामर किसमें आता है? विजिबल में आता है। जो हमें दिखेगा, आंखों से दिखता है, उसको हम विजिबल बोलते हैं, विजिबल लाइट होती है। और इंफ्रारेड में ये गिरेगा हमारे पास। तो ये 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक बनेगा। बाकी उससे ऊपर ये इंफ्रारेड और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। तो इसको नोट कर सकते हैं, हमें बना भी सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे। तो इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं। तो पहला नोट है हमारा, while coming down to the ground state, a single atom in n is equal to n state may emit a maximum n-1 photons। कहने का मतलब है, अगर फिफ्थ में है, n is equal to फिफ्थ में है, तो 5 - 1 मतलब 4 मैक्सिमम वो कितने फोटोन छोड़ सकता है? 4 छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है? जैसे फिफ्थ में है तो फिफ्थ से 4 में आएगा, फिर 4 से 3 में आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा। तो कितने 4 फोटोन वो छोड़ सकता है। तो n अगर इजिकल टू n स्टेट में है तो वो n-1 एक उससे कम कितना फोटोन, इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन छोड़ सकता है। इतनी नंबर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ वो स्पेक्ट्रम में को दे सकता है। इसके बाद सेकंड है द फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। किसी भी लाइन का फर्स्ट लाइन क्या होता है? उससे जस्ट आगे से उसमें ट्रांजिट हुआ। द फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज करस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट एनर्जी फोटोन। मतलब जो लोएस्ट एनर्जी फोटोन होगा डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए एमिटेड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब है, बामर मतलब n1 कितना होता है 2, तो 3 से 2 में आएगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम n=3 से n=2। अगर हमको पूछता है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज तो आना किसमें? बामर में, मतलब फाइनल तो 2 होना चाहिए। तो 4 से 2 में आएगा तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज।
और 5 से 2 में आएगा तो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसी तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, 2 से 1 में आएगा, सेकंड लाइन क्या होगा, 3 से 1 में आएगा, थर्ड लाइन क्या होगा, 4 से 1 में आएगा। सिमिलरली हम सब करेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब होता है उसे नेक्स्ट हायर से उसमें ट्रांजिशन होना। जैसे पास्चन में तो हमारे पास आना किसमें, 3 में आना है, तो 4 से 3 में आएगा तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ बामर पास्चन सीरीज कहेंगे। सीरीज लिमिट करस्पॉन्ड्स टू अ मैक्सिमम एनर्जी फोटोन एमिटेड। अगर मैक्सिमम फोटोन एमिट होगा, मैक्सिमम कहाँ से होगा, जब डेल्टा ई बहुत ज़्यादा हो। तो डेल्टा ई मैक्सिमम कहाँ से होता है, वो इनफाइनाइट से अगर उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट में आए तो उस पर्टिकुलर स्टेट का उस सीरीज का हम क्या बोलेंगे, सीरीज लिमिट बोलेंगे। तो सीरीज लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी फोटोन एमिटेड। फॉर एग्जांपल सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब एनर्जी 2 में आना है, कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से। करस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम n इजिकल टू इन्फिनिटी टू n इजिकल टू 2। इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो वो बामर सीरीज का सीरीज लिमिट होगा। उसके बाद का वो एनर्जी, उससे हायर एनर्जी का फोटोन वो नहीं निकाल सकता। तो मिनिमम एनर्जी फर्स्ट लाइन से और सीरीज लिमिट के बीच के ही वो वेवलेंथ निकाल सकती है कि एनर्जी ही निकाल सकती है, उसके बियॉन्ड वो निकाल नहीं सकते। तो ये नोट करेंगे। सीरीज लिमिट के बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम एक्साइटेड टू n इजिकल टू n। अगर n इजिकल टू पर्टिकुलर n में है तो मैक्सिमम उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ लाइंस की पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास कितनी होगी, स्टेट विल बी NC2। NC2 C इज कम्बिनेशन, NC2 हमें पता है, मैथ्स वालों को पता है, नीट वालों को नहीं पता है तो हम सिंपल सा n इंटू n माइनस 1/2 कर देंगे। n इंटू n माइनस 1, NC2 को कैलकुलेट करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 आता है। मैथ वालों को आता ही है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जैसे n इजिकल टू 5 में, मैं एग्जांपल देता हूँ, n इजिकल टू 5 में 5 से आना है तो इसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे हो जाएगी, 5 इंटू 5 माइनस 1/2 दैट इज 5 इंटू 4/2 दैट इज 10 पॉसिबिलिटीज है उसके पास। तो 10 पॉसिबिलिटीज हम गिना सकते हैं किस तरह से, 5 से 4 में आएगा, 5 से 3 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 5 से 1 में आएगा, तो 4 ये हो गई हमारे पास। 5 से 4 में आके फिर 3 में आएगा, फिर 2 में आएगा, इस तरह से, और फिर 1 में आएगा। इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज गिन सकते हैं। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगी, 10 पॉसिबिलिटीज होगी अगर वो 5 क्वांटम नंबर स्टेट में। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। इसके बाद हम 5th नंबर पे नोट करेंगे, फॉर एन एटम इन क्वांटम स्टेट ऑफ n इजिकल टू n द मैक्सिमम तो n इजिकल टू n में पर्टिकुलर जैसे 5 में है तो हमारे पास मैक्सिमम फोटोन कब निकलेगा, जब वो लोएस्ट में आएगा, तो मतलब 1 में आएगा। तो हमारे पास तो मैक्सिमम एनर्जी फोटोन विल बी एमिटेड फॉर एन एटम ट्रांजिशन फ्रॉम n इजिकल टू n टू n इजिकल टू 1, मतलब 5 से 1 में आएगा तो मैक्सिमम ऑब्वियसली डेल्टा ही ज़्यादा होगा। और मिनिमम एनर्जी फोटोन विल बी एमिटेड फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इजिकल टू n। मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब 5 से 4 में आएगा। अगर 5 में है तो 5 से 4 में आएगा तो डेल्टा ही कम होगा, और 5 से 1 में आएगा तो डेल्टा ही मैक्सिमम होगा। तो करिस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट मिनिमम कब निकलेगा, जब उससे जस्ट नीचे करेगा, उस ट्रांजिशन करेगा तो मिनिमम फोटोन निकलेगा, मिनिमम डेल्टा ही आएगा। मिनिमम फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जब वो उस पर्टिकुलर से मिनिमम में आ जाए, मिनिमम इन द सेंस लोएस्ट स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, n इजिकल टू 1 में आ जाए तो मैक्सिमम, और n इजिकल टू n से n इजिकल टू n माइनस 1, जैसे 5 से 5 माइनस 1 4 में आ जाए तो वो उसका एनर्जी क्या होगा, वो मिनिमम होगा उस फोटोन की। ये नोट करेंगे। किस तरह से लेट से हमने कहा कि कितने मैक्सिमम ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो हमने कहा था NC2
इजिकल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल था 2 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आएगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। तो हमने एग्जाम्पल लिया एट n इजल टू 5 लिया, तो हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनिशियल स्पेक्ट्रम में कितनी होगी, n 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2। तो हमारे पास ये कितना आ गया 5 इंटू ये 4 बाई 2, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 नंबर ऑफ लाइंस होगी। किस तरह से लाइंस होगी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें कितने ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, ये n इजल टू 1, n इजल टू 2, n इजल टू 3, n इजल टू 4 और n इजल टू 5। तो जब 5 में था तो हमारे पास ये 4 में आ सकता था, ये डायरेक्ट 3 में जा सकता था, ये डायरेक्ट 2 में जा सकता था, ये डायरेक्ट 1 में जा सकता था। तो हमारे पास इतने ऑप्शन अवेलेबल थे। ये कितने डायरेक्ट 5 से 4 में या 3 में या 2 में, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। जब इसने कहा कि 5 से 4 में आ गया, तो 4 में आ गया तो उसके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये 4 से 3 में जा सकता था, 4 से 2 में जा सकता था, 4 से सीधा 1 में जा सकता था। तो 3 ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है जब वो ऑलरेडी 4 में आ गया है। ओके, इसके बाद जब वो ये 3 में आया है, 3 में आया तो उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 3 से 2 में जाएगा और 3 से 1 में जाएगा, तो 2 ऑप्शन और अवेलेबल है। और जब ये 1 में आ गया, यहाँ पर सॉरी 2 में आ गया, 2 में, तो 2 में कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 2 से सीधा 1 में गए तो 1 ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारे पास कितने हो गए, ये 4 हो गए, 4 प्लस 3, तो ये हमारे पास 4 प्लस ये 3 प्लस ये कितना होगा 2 प्लस ये कितना 1, तो हमारे पास कितना आ रहा है 7 7 और 3 10। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी 10। इस तरह से हम किसी का भी बना सकते हैं अगर वो बनाने का कहता है, और हमें इस तरह से ध्यान होना चाहिए। तो भाई 5 से 4 में आ गया, 3 में 5 से 4 में, 5 से 3 में, 5 से 2 में या 5 से 1 में, ये तो 5 से पॉसिबल है। जब ये 4 में आ चुका है, देखो यहाँ पर ये 4 में आ चुका है, तो 4 में आ चुका तो इसके पास कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, इतनी ही ट्रांजिशन पॉसिबल थी। इसके बाद जब ये 3 में आ चुका है यहाँ से यहाँ तक, या फिर इसमें बोलिए यहाँ से यहाँ तक 3 में आ चुका, तो 3 में आ चुका तो 3 से 2 और 3 से 1, और जब ये 2 में आ चुका था 2 से 1। तो इस तरह से हम n इक्वल टू 7 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी ये फॉर्मूला है हमारे पास, बताना है तो हम इस तरह से बता सकते हैं किस तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो नोट करेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मास ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेरेबल है, इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें कंपेरेबल है, लाइक बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस का मास नहीं है, तब क्या होगा, तब हम एनर्जी कैलकुलेशंस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, जो कॉमन रेडियस है वो कैलकुलेट करेंगे। तब क्या होता है, इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज कंपेरेबल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन the electron and nucleus revolve in coplanar concentric circular paths। दोनों concentric circular paths में घूमेंगे और सेम प्लेन में होंगे circular paths of radii r1 and r2 about their center of mass। उसके सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है, r1 उसकी रेडियस की और दूसरे की रेडियस कितनी है, r2 है। किसी का भी r1 r2 ले सकते हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन का r1 लेंगे और न्यूक्लियस का r2 लेंगे रेस्पेक्टिवली about their center of mass। thus electrostatic force of attraction, जो उनके बीच में electrostatic force of attraction होगा, will provide them the necessary centripetal force। they revolve in with the same angular velocity। उनकी angular velocity same होगी in the same sense में, मतलब sense of rotation same होगा, दोनों clockwise घूमेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सेम सेंस में घूमेंगे। तो नोट करेंगे इसको। उसके बाद में आगे हम डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो उनके रिजल्ट है वो बहुत इजी है, और डेरिवेशन भी इजी ही है। तो हम इसको डिराइव करेंगे एक बार, और लास्ट में रिजल्ट याद रखेंगे।
जैसे हम इसको आगे डिराइव करते हैं, लेट से वो दोनों कॉन्सेंट्रिक को प्लेन में, इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में दो सर्कल है उसमें घूम रहे हैं। लेट से मैं वापस बनाता हूँ उसको। लेट से एक ये सर्कल है और दूसरा कॉन्सेंट्रिक ये सर्कल है, ये इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। लेट से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये यहाँ रहा प्लस, ये न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस R2 है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से ये घूमते हैं। ये इस तरह इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहा है। ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इसकी रेडियस ये R1 है और ये R2 है लेट से। तो हमने बोल दिया R1 प्लस R2 को हमने लेट से R0 बोल दिया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हमने R0 है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस ये R1 है, ये R2, ये R2, ये R1। तो R1 प्लस R2 कितना है, R0 के बराबर है। इसके बाद में इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लेट से फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। वो किस पे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा M, उसको हमने बोल दिया F1। तो F1 इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। M इलेक्ट्रॉन का मास M है और इसका मास कैपिटल M ले लिया, तो M हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया, बराबर होगा। तो लेट से इसने इस पे फोर्स लगाया F1, फोर्स ऑन 1, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू M। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो M ओमेगा स्क्वायर R1। और फोर्स ऑन न्यूक्लियस, इसको F12 बोल दिया हमने, इसको F21 बोल दिया। तो F21 कितना होगा हमारे पास, इसका मास कैपिटल M और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा सेम है, ओमेगा स्क्वायर, और ये कितनी रेडियस इसकी R2 हमारे पास रेडियस है। तो हमें पता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि इन दोनों का म्यूचुअल है और दूसरा कोई है नहीं, तो हमारे पास यही दोनों फोर्सेस बचा है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर R1 इज इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर R2। तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो हमको मिल गया, R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो ये एक इक्वेशन नोट करेंगे और ये हमें ऑलरेडी पता ही है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। R1 और R2 का रेशियो, ये R1 उनके मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये R1, तो R1 इसकी डिस्टेंस है इसके मास की सेंटर ऑफ मास से, तो M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R2 M स्मॉल m के डायरेक्शन, तो R1 कैपिटल M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ फिर बोल सकते हैं R1 किससे डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की उसके सेंटर ऑफ मास से, उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन होता है, ठीक है। या फिर हमें अगर वो पता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन रिलेशन होता है तो हम ये डिराइव करके ओमेगा सेम प्रूव कर सकते हैं कि भाई ओमेगा सेम है। तो नोट करेंगे इसको।
जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे हम r1 और r2 निकाल सकते हैं r0 की फॉर्म में। r1 प्लस r2 इक्वल टू r0 दे रखा है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने माना है कि ये कितना है, r0 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है r1 बाई r2 इज इक्वल टू कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो यहाँ से हम r1 और r2 निकाल सकते हैं। तो r1 मैं निकाल सकता हूँ, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। लेट से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 है हमारी, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r1 आ जाएगा। आपको पता ही है किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं। r1 कितना m के कैपिटल प्रोपोर्शनल है, हमारे पास m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू r0। और r2 कितना आ जाएगा, r2 इसके प्रोपोर्शनल है, तो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू r0। सेम चीज़ आएगा, इन दोनों का रेशियो देख लो, कैपिटल M बाई स्मॉल m आएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, r0 आ जाएगा। तो ये r1 आ गया, ये हमारे पास r2 आ गया। हम सॉल्व करेंगे तो इसको नोट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे किसी पे भी फोर्स हमने निकाला था, फोर्स हमने कहा था इस पे इसको 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू इस पे m ओमेगा स्क्वायर और इसकी रेडियस r1। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस, और वो कितना होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा। कूलम्बिक फोर्स होगा k, q1 कितना है z, q2 कितना है e डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आगे नोट करेंगे, इसको मैं इरेज करूँगा। r1 और r2 की वैल्यू मैं पुट करूँगा लास्ट में। यहाँ से मैं r1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। इक्वेशन नंबर 3 को मैं वापस लिख रहा हूँ। तो k को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r1। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कूलम्बिक फोर्स फॉर अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन का और ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। k z स्क्वायर डिवाइड बाय r0 स्क्वायर, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर r1। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया हमने, और इसमें पुट कर दिया r1 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर। मैं r0 की फॉर्म में लिखूंगा सब कुछ, स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर r1। r1 की वैल्यू है कैपिटल M, तो मैं r1 की वैल्यू फिगर में नीट कर रहा हूँ। r1 की वैल्यू हमारे पास m डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू r0। ये नोट करेंगे, मैंने इसकी r1 की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ये लिखेंगे,
आगे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर नॉट, ये एम कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम, जिसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। रिड्यूस्ड मास, दो सिस्टम है, दो पार्टिकल है या दो कोई बॉडीज है, उनका रिड्यूस्ड मास कितना होगा, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। और ये हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर। उसको हम आर नॉट को एक तरफ ले सकते हैं, ये आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, ये आर नॉट क्यूब हो गया। तो मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ या फिर सब, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर नॉट क्यूब और ये m कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले लेता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, ये आर नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो भी आएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसको रिड्यूस्ड मास बोल देता हूँ, तो रिड्यूस्ड मास m प्लस m सॉरी m इंटू m डिवाइड बाय m प्लस m को हमने म्यू बोल दिया, रिड्यूस्ड मास। इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर आर नॉट क्यूब इंटू म्यू। ये हमारी इक्वेशन, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इक्वेशन 4 बोल देंगे, ये नोट करेंगे। इसको लिखने के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये आप लिख चुके हैं। ये रिड्यूस्ड मास है। अब हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। ये हमारा सिस्टम इस तरह से था, ये प्लस था जेड कैपिटल एम और यहाँ से डिस्टेंस थी इसकी r2 और ये इलेक्ट्रॉन था स्मॉल m, इसकी डिस्टेंस थी r1 और ये r2। ओके, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस सिस्टम का हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास से इसकी हमें पता है पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पार्टिकल्स उसका मास इनटू उसके जहाँ से निकालना है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर था, mr स्क्वायर। तो ये अगर m है और ये r है, ये डिस्टेंस है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से नोट करते हैं। तो सिस्टम का m इंटू कैपिटल M इंटू r2 स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू r1 स्क्वायर। कैपिटल M r2 की वैल्यू हमने रख दी स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस m का स्क्वायर प्लस स्मॉल m, r1 की वैल्यू कैपिटल M डिवाइड बाय m प्लस m, ये r नॉट और ये r नॉट, इसका ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं m स्मॉल m स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर प्लस स्मॉल m कैपिटल M का स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही चीज़ याद रखेंगे, हम वापस इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर आर नॉट क्यूब इनटू म्यू। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। तो यहाँ से m कॉमन है, आर नॉट स्क्वायर कॉमन है और m प्लस m कॉमन है। हमारे पास m कॉमन लिया, आर नॉट स्क्वायर कॉमन लिया और m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर
कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर स्मॉल एम और इधर बचा हमारे पास कैपिटल एम बचा। स्मॉल एम कैपिटल एम एक कट गया हमारे पास, हमें बचा तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया देखो m प्लस एम सॉरी m इंटू एम डिवाइड बाई m प्लस एम इंटू आर नॉट स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या, रिड्यूस्ड मास, म्यू इंटू आर नॉट स्क्वायर। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल गया, म्यू इंटू आर नॉट स्क्वायर। तो इसको नोट करेंगे। तो हमें सिस्टम सिंपल सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, मास ऑफ जहाँ इलेक्ट्रॉन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम स्मॉल एम की बात कर रहे थे, वहाँ पर या फिर एम ई की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम म्यू ले लेंगे। सिंपल सी बात है, सारे रिजल्ट में म्यू ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही डेरिवेशन है, हम आगे भी करेंगे, तो इसको नोट करेंगे। तो आई हमारे पास आ गया म्यू इंटू आर नॉट स्क्वायर। ये नोट कर चुके होंगे। तो हम बात करते हैं, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई म्यू इंटू आर नॉट का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है, एम की जगह म्यू ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोला था उसने कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर n क्या है, इंटीग्रल 1 2 3। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr एक पार्टिकल के केस में, और एक सिस्टम के केस में जो रोटेट कर रहा होता है उसके केस में होता है I इंटू ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। हम रोटेशन में पढ़ते हैं इसको, ये पढ़ाया जाता है रोटेशन में। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, या फिर हम सिंपल देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m को रिप्लेस कर देंगे I से और v को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से। तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस किया एंगुलर मोमेंटम से, मास को रिप्लेस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और v को रिप्लेस किया ओमेगा से। तो हमारे पास आई ओमेगा, अगर हमें नहीं भी पता तो हम बना सकते हैं। तो हमारे पास आई ओमेगा, तो इसको हम लिखेंगे आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये आपको याद करने के लिए, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आई की जगह हम लिख देंगे म्यू आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, म्यू आर नॉट स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। लेट से नोट करेंगे इसको।
हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको हम नंबर 4 बोल दिया। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास अभी आई, आई इंटू ओमेगा, आई की जगह ये लिख दिया इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू आर नॉट क्यूब ओमेगा स्क्वायर। इसमें से ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुट ओमेगा कितना है एन एच अपॉन 2 पाई म्यू आर नॉट स्क्वायर, म्यू आर नॉट स्क्वायर इन इक्वेशन 3 में हमने पुट कर दिया। तो हमारे पास जेड स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू आर नॉट क्यूब और ओमेगा स्क्वायर है, तो हमारे पास एन एच अपॉन 2 पाई म्यू आर नॉट स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू आर नॉट क्यूब एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर नॉट की पावर 4 और जेड ई स्क्वायर। यहाँ से जो हमारे पास कटेगा ये आर नॉट क्यूब है और ये कट गया, तो हमारे पास केवल आर नॉट बचा। 4 पाई है तो 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, म्यू से एक म्यू कट गया। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आर नॉट एक बचा, आर नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको नोट करेंगे। तो जो आर नॉट की वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आर नॉट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर नॉट को इधर लिखे, बाकी सब चीज़ों को इधर लिखे गए। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर पाई म्यू, पाई इंटू म्यू, ये वैल्यू आई। नोट करेंगे इसको। तो हमारे पास इसी तरह का बन रहा है, जिस तरह का हमने बोर से हमने एक हैवी न्यूक्लियस था उसमें यहाँ पर म्यू की जगह स्मॉल एम आ रहा था। तो हमारे पास आर नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाय पाई एम, एम की जगह म्यू ई स्क्वायर और ये एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड आ रहा था। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो यहाँ पर म्यू की जगह एम था और हमने एम ना लेके एम करते तो हमारे पास 0.529 आ रहा था, 0.529 एंगस्ट्रम आ रहा था। वो ना करके अब हमारे पास एम की जगह स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम की जगह म्यू रखना है, रिड्यूस्ड मास रखना है। तो हमारे पास रेडियस, तो जो भी रिजल्ट थे उसमें स्मॉल एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास है इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय म्यू, एज सिंपल एज दिस। तो सारे रिजल्ट्स हमें आ जाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन हो स्पेशल, मास इज कंपेरेबल, दोनों का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मास दिया हो और कंपेरेबल लगे हमें, तो हम इस तरह से करेंगे। ये रेडियस आ गई, तो हमें सिंपल सा यहाँ पर स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो हमने वहाँ पर डिराइव किया था उसको हमने म्यू से रिप्लेस कर देना, सिंपल एज दिस। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन के, Q1 कितना है जेड ई
ई अपॉन ई क्या था नेगेटिव था तो हमारे पास नेगेटिव ले लेंगे अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर नॉट हमारे पास कितना आएगा माइनस के की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4πε0 के या फिर जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर नॉट। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिस्टम का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों का ओमेगा सेम है, आई हमें सिस्टम का पता है म्यू आर नॉट स्क्वायर, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये नोट कर चुके तो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बात करते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई की वैल्यू म्यू आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल के पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आधा आएगा जो भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 टाइम्स आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसका पॉजिटिव आएगा और आधा आएगा तो हमारे पास के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2r0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करेंगे।